2022 तारीख 18 दिसंबर। कर्नाटका असेंबली प्रोटेस्टर्स की आवाजों से गूंज उठती है। ऑपोजिशन पार्टी के सारे नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया और सड़क पर धरना प्रदर्शन की पुरानी परंपरा को बखूबी निभाया। वजह एक नाम, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट का कारण था सावरकर का लाइफ साइज पोर्ट्रेट, जिसे कर्नाटका असेंबली के मेन हॉल में इंस्टॉल किया गया था। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे कई महान लोगों के पोर्ट्रेट्स भी असेंबली में अनवेल किए गए थे। पर क्या वजह थी कि सिर्फ सावरकर के पोर्ट्रेट के विरोध में इतना बड़ा हंगामा हो गया कि कर्नाटका सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी? दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि सावरकर की डेथ के 57 साल बाद भी उनके नाम के जिक्र मात्र से हमारे जहन में सवालों की बाढ़ सी आ जाती है। अगर सच में वीर थे, अगर वीर थे तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश राज को अपना माफीनामा दिया? फादर ऑफ हिंदुत्व कहलाने वाले सावरकर ने क्यों अपने आप को एथीइस्ट का दर्जा दिया? महान लक्ष्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे थॉट्स रखने वाले सावरकर क्यों हमारे देश के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर बनकर उभरे? दोस्तों, आज हम वीर सावरकर का सच जानने की कोशिश करेंगे। हम उनकी लाइफ के साथ साथ उनसे रिलेटेड हर कंट्रोवर्सी को अनवेल करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या वजह है कि आज भी सावरकर को, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे, उन्हें लोगों का प्यार और तिरस्कार दोनों झेलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भगरू नामक गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर हुआ। अपने माता पिता को काफी छोटी उम्र में खो देने के कारण विनायक बचपन में ही समझ गए थे कि उनका जीवन आसान नहीं रहने वाला है। सावरकर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन शिवाजी स्कूल नासिक से की। अपनी स्टडीज में वो एक्सेप्शनल थे। राइटिंग और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था। अपनी पहली कविता सावरकर ने 10 साल की उम्र में लिखी, जिसको पुणे के एक लोकल पेपर में पब्लिश किया गया। उनके पिता काफी स्ट्रिक्ट और रिलीजियस थे। इसी कारण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सावरकर ने बचपन में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और यहीं से जागा उनका हिंदुत्व का जुनून। दुनिया को 12 साल की छोटी उम्र में सावरकर के रिबेलियस एटीट्यूड की पहली झलक देखने को मिली, जब अपने ही गांव में हिंदू मुस्लिम राइट्स के दौरान घायल हुए हिंदुओं का नेतृत्व सावरकर ने किया। इसी इंसिडेंट के बाद से गांव के लोगों ने उन्हें वीर सावरकर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सावरकर अपने जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड बाल गंगाधर तिलक और अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर से थे। सावरकर तिलक को अपना गुरु मानने लगे और उनके द्वारा शुरू किए गए गणेश उत्सव का आयोजन अपने स्कूल और गांव में करने लगे। साल 1901 में सावरकर के जीवन में यमुना बाई आईं, जिनसे उनका विवाह हुआ। उम्र के साथ साथ सावरकर का एजुकेशन और राइटिंग का जुनून भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फर्दर स्टडीज कर पाना मुश्किल नजर आ रहा था। यहां यमुना बाई ने सावरकर का साथ निभाया और अपने पिता से कहकर सावरकर का एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में कराया। कॉलेज में कदम रखते ही सावरकर पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। आजादी की चिंगारी अब सावरकर के दिमाग में एक आग बन चुकी थी। साल 1903 में अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन फर्ग्यूसन कॉलेज में किया। इसे ही आगे चलकर 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ, सावरकर देश के उन चंद व्यक्तियों में शामिल हुए जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, और देखते ही देखते ये होली देश के कोने कोने में जलने लगी। सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े युवाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ तेजी से लिखना शुरू किया। साथ ही सावरकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे। दोस्तों, इसी सब के बीच अभिनव भारत सोसाइटी ने सावरकर के साथ मिलकर फर्ग्यूसन कॉलेज में एक विशाल विदेशी कपड़ों की होली जलाने का प्लान बनाया। सावरकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इस मास बॉनफायर में खुद सावरकर के गुरु बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इन सब गतिविधियों के चलते 1906 में फर्ग्यूसन कॉलेज से सावरकर को एक्सपेल कर दिया गया।
लेकिन किसे पता था कि सावरकर का जीवन अब एक नए और कंट्रोवर्शियल रास्ते पर जाने वाला था। दरअसल स्वदेशी मूवमेंट में सावरकर का योगदान देखते हुए उन्हें श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई, जिसकी मदद से सावरकर का एडमिशन ग्रेज इन लॉ यूनिवर्सिटी लंदन में हो गया। लीगल नॉलेज हासिल करने के सपने के साथ सावरकर ने 3 जुलाई 1906 को लंदन में कदम रखा। लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स और अपने देश की आजादी की तमन्ना उनके दिलो दिमाग में घूमती रही। सावरकर ने लंदन आते ही इंडिया हाउस में शरण ले ली। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया हाउस श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टूडेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स के लिए घर से दूर एक घर था। देखते ही देखते सावरकर कृष्ण वर्मा के सबसे ट्रस्टेड साथी बन गए। सावरकर ने देश से दूर लंदन में एक और सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम फ्री इंडिया सोसाइटी रखा गया। सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इंडिया की फ्रीडम पर डिस्कशंस किए जाते थे। धीरे धीरे सावरकर की देशभक्ति में फिर से उबाल आने लगा। देश और उनके बीच की दूरी उनको रोकने में असमर्थ दिखाई दी, जब उन्होंने लंदन से इंडिया में बॉम्ब मैन्युअल्स सप्लाई करना शुरू किया। इन्हीं सोसाइटी की मीटिंग्स में सावरकर की मुलाकात मदन लाल ढींगरा से हुई। ढींगरा सावरकर की स्पीचेस से काफी प्रभावित थे। धीरे धीरे आजादी के दो दीवानों में गहरी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती का धमाका 1 जुलाई 1909 को पूरी दुनिया ने सुना। रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन की सीढ़ियों पर ढींगरा ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्जन वायली को शूट कर दिया। ढींगरा द्वारा चली इस गोली की गूंज इंग्लैंड से इंडिया तक सुनाई दी। इस हत्या के दौरान वैसे तो सावरकर ढींगरा के साथ नहीं थे, पर इंग्लैंड पुलिस को अपने सोर्सेस से जानकारी मिली कि ढींगरा को रिवॉल्वर सावरकर द्वारा ही सप्लाई की गई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए सावरकर अंडरग्राउंड हो गए। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर ली। 1909 में ब्रिटिशर्स ने भारत में मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स इनैक्ट किए। इन रिफॉर्म्स के तहत एक प्रोविजन इंडिया में रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरल प्रोवाइड करना भी था, यानी अब प्रोविंशियल काउंसिल में मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करने का राइट रखेंगे। इस पॉलिसी का विरोध वैसे तो लगभग हर नेशनलिस्ट लीडर ने किया, पर इनके अगेंस्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट किया सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर और अभिनव भारत सोसाइटी ने, जिसके फाउंडर थे खुद विनायक और गणेश दामोदर। इसके बाद गणेश दामोदर पर सेडिशन चार्जेस लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एटीएम जैक्सन ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया और 8 जून 1909 को गणेश दामोदर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी काले पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर इस दौरान लंदन में थे और गणेश दामोदर जेल जा चुके थे। इस तरह अभिनव भारत सोसाइटी अपने दोनों फाउंडर्स के बिना अनाथ सी हो गई थी। इसी बीच एक नाम ने ब्रिटिश हुकूमत को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। वो नाम था अनंत कान्हेरे। अनंत भी अभिनव भारत के मेंबर थे और गणेश दामोदर की काले पानी की सजा से आहत थे। अनंत के गुस्से ने आग का रूप लिया और 21 दिसंबर 1909 को उन्होंने एटीएम जैक्सन को गोली मार दी। दोस्तों, क्योंकि अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर सावरकर थे, जैक्सन की हत्या की कंस्पिरेसी में सीधा शक सावरकर पे जाना भी ऑब्वियस था। ब्रिटिश फोर्सेस ने कान्हेरे के साथियों से कुछ लेटर्स बरामद किए जो सावरकर ने उन्हें भेजे थे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई रिपोर्ट से ब्रिटिशर्स के होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि जिस पिस्टल से जैक्सन को असैसिनेट किया गया था वो हमारे विनायक दामोदर ने इंग्लैंड से इंडिया सप्लाई की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर के नाम पर इमीडिएट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। दोस्तों, वारंट के बावजूद ब्रिटिशर्स को करीब 1 साल लगा सावरकर को अरेस्ट करके उन पर केस इनिशिएट करने में। दरअसल वारंट की खबर मिलते ही रातों रात सावरकर इंग्लैंड छोड़कर मैडम भीकाजी कामा के घर पेरिस के लिए निकल गए। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद वो फिर इंग्लैंड लौटे और 13 मार्च 1910 को लंदन में कदम रखते ही पुलिस ने सावरकर को अरेस्ट कर लिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स सावरकर को लेकर इंडिया के लिए मोरिया नामक शिप में लंदन से डिपार्ट हुए, पर सावरकर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही ब्रिटिश शिप मार्सेय फ्रेंच पोर्ट पर अराइव हुआ, सावरकर शिप से एस्केप कर गए। सावरकर ने फ्रांस की धरती पर कदम रखते ही फ्रेंच गवर्नमेंट से पॉलिटिकल असाइलम की डिमांड की। सावरकर को कानून का ज्ञान था। वो जानते थे कि किसी फॉरेन कंट्री में अरेस्ट को इवेड करना उनके लिए आसान होगा।
अब सवाल यह खड़ा हुआ कि सावरकर का असली हकदार कौन, फ्रेंच या ब्रिटिशर्स। यह केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक पहुंच गया। हालांकि कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला ब्रिटिशर्स के हक में आया और सावरकर को आखिरकार भारत लाया गया। साल 1911 4 जुलाई को ब्रिटिश इंडियन कोर्ट ने 28 साल के सावरकर को सेक्शन 121A आईपीसी कंस्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन के ऑफेंस के अगेंस्ट 50 साल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी काले पानी की सजा सुनाई और सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया। दोस्तों, सावरकर 1924 में जेल से काफी संघर्ष के बाद रिलीज हुए। स्टिल ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 1937 तक रत्नागिरी में कन्फाइनमेंट में रखा, जो ब्रिटिश हुकूमत में सावरकर के खौफ को साफ दर्शाता है। दोस्तों, सावरकर ने पॉलिटिक्स के साथ आजादी के लिए कलम का भी बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब 1909 में लिखी, जिसने उस वक्त के क्रांतिकारियों के लिए एक ग्रंथ का रूप ले लिया था, क्योंकि सावरकर पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। ब्रिटिश क्राउन ने तो दुनिया के सामने इसे बस एक म्यूटिनी का नाम दे दिया था। इसके अलावा सावरकर उस दौर में जेल गए जब कैदियों को बुक्स और पेन की सुविधाएं जेल में नहीं मिला करती थी। इसके बावजूद सावरकर ने लगभग 7000 कविताएं भारत मां के लिए जेल में बनाई और याद की। ये प्रमाण था उस शख्स की अटूट देशभक्ति का, उसकी हार न मानने वाली आत्मशक्ति का। लेकिन सेल्यूलर जेल में सजा काटने के दौरान सावरकर द्वारा लिखे माफीनामे आज भी एक क्रांतिकारी के दामन पर दाग का काम कर रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा मामला और उन्होंने ऐसा क्यों किया। सावरकर ने अंडमान जेल यानी काला पानी से ब्रिटिश सरकार को अपनी पहली क्लेमेंसी पिटीशन यानी माफीनामा 3 सितंबर 1911 को भेजा, जो ब्रिटिशर्स ने खारिज कर दिया। इसके बाद 14 नवंबर 1913 को जब इंडियन गवर्नर जनरल्स काउंसिल के मेंबर रेजिनल्ड क्रैडॉक जेल के दौरे पर आए, तब सावरकर ने अपनी सेकंड पिटीशन डायरेक्टली उनको हैंडओवर की, जिसमें सावरकर ने लिखा था कि वो अब वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते और ब्रिटिश सरकार को किसी भी कैपेसिटी में सर्व करने के लिए रेडी हैं, बस उन्हें यहां से बाहर निकाला जाए। सावरकर की इस पिटीशन को भी ब्रिटिश कोर्ट ने डिनाई कर दिया। सावरकर ने 1917 में थर्ड पिटीशन फाइल की। इस बार उन्होंने अपने साथ साथ जेल के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जनरल एमनेस्टी की डिमांड अंग्रेज सरकार से की, पर एक बार फिर पिटीशन को ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा नकार दिया गया। सावरकर ने हार न मानते हुए एक और पिटीशन साल 1920 में फाइल की, जिसका आधार उन्होंने 1920 में आए ब्रिटिश क्राउन के डिक्लेरेशन ऑफ क्लेमेंसी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बनाया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली 1921 में सावरकर को अंडमान जेल से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ शर्तों पर। दोस्तों, सावरकर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन साइन कराया, जिसमें लिखा था कि सावरकर अपने कन्विक्शन, ब्रिटिश कोर्ट के वर्डिक्ट और इंडिया में ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते हैं, और यही डिक्लेरेशन बना सावरकर और उनके भाई गणेश की आजादी और बदनामी दोनों का कारण। दोस्तों, अब बात अगर माफीनामे या डिक्लेरेशन के पीछे के रीजन की जाए, तो उसका एक रीजन सेल्यूलर जेल या काला पानी का माहौल था। यहां पनिशमेंट की हिस्ट्री टॉर्चरस और ब्रूटल रही है। 6 महीनों तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऑयल ग्राइंडिंग मशीन्स को हाथों से ऑपरेट करना, हफ्तों तक खाना न मिलना, ये सब पनिशमेंट्स इनह्यूमेन थे। 2001 में द गार्डियन ने अपनी आर्टिकल सर्वाइवर्स ऑफ द हेल में सेल्यूलर जेल के वन ऑफ द लास्ट सर्वाइवर धीरेन्द्र चौधरी का इंटरव्यू लिया। चौधरी साहब ने 4 शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कुछ अधिकार होते हैं। सावरकर ने जेल में इलिटरेट प्रिजनर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया और सेल्यूलर जेल में लाइब्रेरी भी बनवाई, जिसे आज लोग माफीनामा कहते हैं। वो उनका लीगल राइट था, जिसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। काले पानी के लाइफ स्ट्रगल के साथ साथ वो अपनी वाइफ यमुना देवी के लिए भी बहुत कंसर्न थे। ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली, जिसका परिणाम उनकी वाइफ यमुना देवी को बाहर रहकर अकेले झेलना था। काफी ही देश और अपने समाज के लिए जेल में 50 साल गुजारकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बस इसीलिए वो किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहते थे। आइए अब सावरकर के जीवन से जुड़े एक और कंट्रोवर्शियल पहलू पर नजर डालते हैं, जो हैं उनके हिंदुत्व पर विचार। सावरकर चाहे लंदन में थे या काले पानी में, एक चीज जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया
वो था हिंदुत्व और उनका हिंदू एकता के लिए काम करने का जोश। हालांकि हिंदू धर्म में विश्वास रखते हुए भी सावरकर हिंदूज की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बहुत बड़े क्रिटिक माने गए हैं। उनका मानना था कि हिंदूज के कुछ रिलीजियस अंधविश्वास ही हिंदूज की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा हैं। साथ ही सावरकर ने अपने पूरे जीवन काल में इंडिया में कास्ट सिस्टम का विरोध किया। 1931 के अपने आर्टिकल 7 शैकल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी में हिंदूज के सारे अंधविश्वासों में उन्होंने सबसे खराब रिजिड कास्ट सिस्टम को माना। इसके अलावा रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, और इसी को आधार माना जाता है हिंदुत्व की थ्योरी का। इस बुक में सावरकर ने क्लियर वर्ड्स में हिंदू की डेफिनेशन लिखते हुए कहा कि हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदू है। कहने का मतलब है कि हिंदू होना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। सावरकर ने अपनी हिंदुत्व की डेफिनेशन के 3 पिलर्स बताए हैं: एक देश, एक संस्कृति और एक जाति। सावरकर का मानना था कि जिस प्रकार देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से गंगा का निर्माण होता है, उसी तरह जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी हिंदूज की ब्रांचेस हैं जो कॉमन ब्लड शेयर करती हैं और जिनका यूनाइट होना हमारी आइडेंटिटी और देश में फैलते वेस्टर्नाइजेशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ सावरकर की सोच थी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए रखा गया क्योंकि ये हिंदुओं का जन्म स्थान है। यही हमारी कर्मभूमि थी और यही हमारी पवित्र भूमि थी, जिसे सावरकर अखंड भारत के रूप में देखा करते थे। सावरकर की डेथ की तो उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु चुनी। 1 फरवरी 1966 को अचानक सावरकर ने अपनी मेडिसिन्स, फूड, यहां तक कि पानी को भी त्याग दिया। अपनी डेथ बेड पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आत्महत्या नहीं आत्मार्पण, जिसमें सावरकर ने लिखा था, जब आदमी का लाइफ मिशन कंप्लीट हो जाए और सोसाइटी को सर्व करने की डिजायर न रह जाए तो उसे मृत्यु का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद मृत्यु के पास चले जाना चाहिए। अपनी डेथ से पहले उनके रिलेटिव से उनकी लास्ट रिक्वेस्ट थी कि उनका बस हिंदू रिचुअल्स के अनुसार फ्यूनरल हो, लेकिन 13 दिन का शोक न रखा जाए। इस तरह 26 फरवरी 1966 को विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया।